सांस्कृतिक संगठन उठ खड़े हुए हैं, पहले से थे। ये अलग बात है कि आज वो अपनी आवाज ज्यादा कुछ तेजी से बुलंद करते जा रहे हैं। जब हम प्रेमचंद की बात कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रेमचंद को लेकर भी अभी कुछ बातें हुई थी, या तो हम उनके जीवन से जोड़कर सीधा उनको खारिज करने की तरफ चल पड़ते हैं, या फिर बिल्कुल पूजा अर्चना की चीज बना देते हैं कि भैया वो उन पे फूल पत्ती चढ़ा दी जाए और ठीक है। यहीं से हम उनकी प्रासंगिकता की भी बात करते हैं। मैं इसी से सोचना चाहती हूँ कि कोई लेखक बड़ा क्यों होता है, प्रासंगिक है कि नहीं वो तो बात की चीज है। क्या खारिज कर देने और फूल पत्ती चढ़ाने के बीच में भी कोई लेखक है जो हमारी मदद कर रहा है और आज भी हमारे साथ खड़ा है? क्योंकि जो साथ खड़ा होगा वही प्रासंगिक होगा, वही बड़ा लेखक होगा। और इस अर्थ में देखें तो सामाजिक, क्योंकि हमारा विषय सांस्कृतिक आंदोलनों की भूमिका की भी बात करता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों का जब भी हम जिक्र करेंगे, समाज में हमेशा दो धाराएं रहती हैं, एक प्रगतिशील रहती है और दूसरी उस प्रगतिशील पर प्रहार करने वाली रहती है, जैसे आज भी हो रहा है। उन्होंने गोरखपुर का उदाहरण दिया, दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं और पूरे देश में इस तरह के संगठन हैं। सवाल है कि प्रेमचंद के समय में भी तो ऐसे थे क्या संगठन जो प्रेमचंद को ही खारिज कर रहे थे? सामंती संगठन थे, उनका ढांचा अलग था, वो सांस्कृतिक संगठन भले ही अपने को ना कहें, लेकिन सामंती तो एक स्ट्रक्चर था ही। और दूसरी तरफ प्रेमचंद को औपनिवेशिक सत्ता के साथ भी लड़ना पड़ रहा था। तो ऐसे में प्रेमचंद किस संस्कृति की बात कर रहे थे जो आज भी हमें प्रेमचंद अपने साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं? और औपनिवेशिक सत्ता का एक काम जो उस समय था, भारत को जाहिल, कमजोर सिद्ध करना, अनपढ़ों का देश सिद्ध करना, और एक ऐसे इतिहास की रचना करना जिसमें दिखे कि ये लोग कमजोर हैं, इनको आधुनिक बनाने का ठेका हमने लिया है। जैसे आज भी है ना, सनातन बनाने का ठेका हमने लिया हुआ है, हिंदू बनाने का ठेका हमने, जो हिंदू है वही हमारा है। तो ऐसे बहुत सारे ठेके उस समय भी लिए जा रहे थे और एक इतिहास की रचना की जा रही थी। प्रेमचंद दरअसल अपने समय में इस इतिहास से टकराने की कोशिश करते। प्रेमचंद को इतिहासकार नहीं थे, तो वो कैसे टकरा रहे थे? प्रेमचंद अपने पात्रों के द्वारा, वो जिसकी जिक्र अभी वंदना जी ने भी किया, किसान, मजदूर, गरीब गुरबा जो है, उसके जरिए साहित्य का उद्देश्य की बात हम सब करते हैं। जीवन में साहित्य का योगदान क्या है या जीवन से साहित्य कैसे जुड़ा है, प्रेमचंद का एक लेख है। उस लेख में प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य दरअसल सही अर्थों में इतिहास है, और वो उस तरह का इतिहास नहीं है जैसा राजा लिखते हैं या राजाओं द्वारा लिखा जाता। उनका इशारा औपनिवेशिक सत्ता की तरफ था। ये वो इतिहास है जो जीवन से जुड़ा है, तो जो जीवन से जुड़ा होगा सच्चा इतिहास वही है। और ये काम करके दरअसल उस समय जो इतिहास की एक नई धारा या एक नई व्याख्या बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें भारत को ढालने की कोशिश हो रही थी, उसको वो लगातार चुनौती दे रहे थे। और इस चुनौती के क्रम में ही उन्होंने और भी बातें कि साहित्य एक तरह से हम देखते हैं तो इस सबके माध्यम से वो साहित्य की भी बात कर रहे हैं, इतिहास की भी बात कर रहे हैं, और उसके माध्यम से सामंती स्ट्रक्चर जो था उस समय, समाज व्यवस्था जो थी, उसकी भी बात कर रहे हैं, औपनिवेशिक सत्ता को भी ललकार रहे हैं। ये सही है कि देश काल बदल गया है, बहुत साल बीत गए हैं, प्रेमचंद को गए भी बहुत बरस बीत गए, लेकिन क्या आज भी हमारे इतिहास को लेकर वैसा ही रुख नहीं अपनाया जा रहा? पाठ्य पुस्तकें बदलती जा रही हैं, पाठ्य पुस्तकों के नाम पर जिस तरह का इतिहास, पौराणिकता को इतिहास का दर्जा दिया जा रहा है, हमसे हमारी साझा स्मृतियों को छीना जा रहा है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसमें फिर हमें प्रेमचंद दिखाई देते हैं, रास्ता हमें प्रेमचंद से मिलता है। इसलिए प्रेमचंद कितने प्रासंगिक हैं ये तो वक्त अपने आप तय करता है, हम नहीं तय करते, हम कोई नहीं होते उनको तय करने वाले। एक दूसरी चीज नागरिकता की बात, जिसकी तरफ हमारे साथी मनोज जी ने इशारा किया कि ये और वे की बात लगातार हो रही है। हमें कैसे नागरिक बना रही थी औपनिवेशिक सत्ता? हमें एक ऐसे दोयम दर्जे के नागरिक जिसमें हम सिर्फ उनके फायदे के लिए, वो केवल उन शहरों का विकास कर रही थी जिसमें उनको फायदा था, खासकर जो समुद्र के किनारे थे, एक पूंजीवादी व्यवस्था को उसमें बनाने की कोशिश की जा रही थी।
लेकिन प्रेमचंद किसकी बात? प्रेमचंद स्वराज के लिए एक ऐसे समुदाय की, एक ऐसे नागरिक समुदाय, वो नागरिक के रूप में संगठित करने की बात कर रहे थे, जिसकी कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, जिसका कोई अपना मजहब नहीं है, जिसकी कोई लैंगिक पहचान, वो सबको साथ लेने की, क्योंकि स्वराज की अवधारणा उनके हिसाब से जब तक सब मिलके आएंगे नहीं तब तक स्वराज। और हम अंग्रेज क्या कर रहे थे, हमें दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे थे। मैं बहुत उदाहरण प्रेमचंद के पढ़ना नहीं चाहती, उनके लेख है जिसमें इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि अभी से हमें चेतन हो जाना चाहिए, नहीं तो जिस तरह की सांप्रदायिक नीति ये औपनिवेशिक सत्ता अपना रही है, ये देश वो वक्त बहुत दूर नहीं है जब हमसे हमारी पहचानें छीन ली जाएंगी, जब हमारे इस देश में दंगा फसाद होगा। और हम जानते हैं 1947 में किस हद तक दंगा फसाद हुआ था। और यहाँ पे बात अमृत राय जी की हुई है। अमृत राय जी ने जब संयुक्त मोर्चा बनाने की का जो निबंध लिखा था, उसमें भी इस तरफ से उनका इशारा था कि इतने ज्यादा फसादात हो रहे हैं कि क्यों नहीं हम लेखकों को वो चीज कचोट रही, क्यों नहीं हम उसका, उस विभाजन का डट के मुकाबला कर सके, क्यों नहीं उसका प्रतिकार कर सके। यानी कहीं खामी तो हमने, तो दोनों ही बातें एक तरह से जो सांप्रदायिकता पनप रही थी। और वो सांप्रदायिकता क्या थी? जिस देश का विभाजन ही हम कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर हो, वहां पर आने वाला उसका भविष्य क्या होगा ये हम समझ सकते हैं। और उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यही है कि हम एक मनुष्य जिसके भीतर बहुत सारी पहचानें हैं, उसकी सारी सामाजिक सांस्कृतिक पहचानों को खत्म कर दिया जाता है और उसकी धार्मिक पहचान ही एकमात्र पहचान बनकर रह जाती है। इसी चीज को मनोज भाई ने कहा कि वे हमें ये और वे में बांट रहे हैं। हम जो बहुसंख्यक हैं, हम जो पवित्र हैं, हम जो शुद्ध हैं, और वे जिनको हमें सिखाना है, जिनको या तो हमें हाशिए पर डाल देना है, उनकी बात कर रहे हैं। अगर पगड़ी देखेंगे तो खालिस्तानी होगा, टोपी देखेंगे तो पाकिस्तानी होगा, जाति की बात करेंगे तो उनको तो बिल्कुल ही हम हाशिए पर करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बातें लगातार प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद के समय के बहुत सारी जो द्वंद्व उनके लेखन में हमें दिखते हैं। प्रेमचंद में हमें बहुत कुछ ऐसा है जो मिलता है और वो हमें आज दिखाई भी देता है। इसी को हम कहते हैं कि आज जब जंतर मंतर की बात हम सब ने की है तो मुझे प्रेमचंद की कहानी जुलूस याद आती है कि दमन, सत्ता की बात चल रही है, सत्ता दमन को कैसे स्थित करती है। वो दमन का रास्ता इख्तियार करती है इसीलिए कि जो एकजुटता है, एक नागरिक एकजुटता बन रही है। हो सकता है कल को संगठनों की एकजुटता को लेकर भी कुछ ना कुछ फरमान जारी कर दिया जाए, उसको भी दमन का वो कर दिया जाए। दमन तो वो करेगी, लेखकों के साथ इस तरह से लगातार होता आ रहा है। तो दमन का रास्ता जिस तरह से किया जा रहा है, वो जुलूस कहानी में वही है कि इब्राहिम अली नेतृत्व कर रहा है और उसको मार दिया जाता है। लेकिन इब्राहिम अली की अंतिम इच्छा क्या है कि उसको दफनाने से पहले उसको गंगा जी में स्नान करवाया जाए। और उसके बाद जो दरोगा है बीरबल सिंह, उसके मन में पश्चाताप होता है। हो सकता है कि ये दमन तो हमें दिख रहा है, क्या आज ये संभव है कि इब्राहिम अली कहे कि गंगा में स्नान करवा दिया जाए? ये तो बिल्कुल ही असंभव है। और पश्चाताप तो कभी भी सत्ता के नुमाइंदों को होता ही नहीं है। तो सत्ता के जो नुमाइंदे हैं वो इसी उसमें रहते हैं कि दमन तो कर ही देंगे, बाद में सत्ता तो हमारी ही है, हम तो बायोलॉजिकल है इस तरह से, हम तो वो अवतरित पुरुष हैं। तो अवतरित पुरुषों का शायद ये काम ही होता है कि वो दूसरों को दूसरी जगह पर अवतरित कर दिया जाता है। तो प्रेमचंद, इस सवाल यही है कि प्रेमचंद के समय की जो सांस्कृतिक चुनौतियां, क्या वो हमारे समय की भी सांस्कृतिक चुनौतियां हैं? नहीं। हर देश काल की अपनी समझ है, हर देश काल की अपनी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से लड़ने का ढंग भी हर देश काल में अपना ही होता है। हाँ, हमें दिशा देने के लिए, विचार देने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। तो प्रेमचंद हमें उसी तरह के विचार देते हैं। प्रेमचंद उस इतिहास की अवधारणा कहते हैं
कि जहां पर वो कहते हैं कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का नहीं है, वो होली का भी इतिहास है, वो गोबर का भी इतिहास है, वो दुनिया का भी इतिहास है। तो वो सबके इतिहास की बात करते हैं और वो समग्र नागरिकता की बात करते हैं। ऐसे नहीं करते कि आज नागरिकता के दायरे में फॉर्म बना दिया जाता है और बहुत सारे लोगों को मंशा के साथ खारिज कर दिया जाता है। नागरिकता से ही वंचित कर दिया जाता है और नागरिकता से वंचित करने का मतलब है सुविधाओं से ही वंचित कर देना, क्योंकि अभी ये आने वाला है और बहुत दिन पहले भी ऐसा हुआ है कि हमें ये कह दिया गया कि जिसका वोट नहीं बनेगा उसको सरकारी सुविधाएं नहीं, यानी आप नागरिकता से भी चले जाएंगे। तो नागरिकता की अवधारणा भी प्रेमचंद ने एक और चीज जिसकी तरफ संकेत किया गया कि हमारी सोच हेजमनी की बात की गई। सत्ता का ये काम ही होता है, वो ऐसी संस्कृति बनाती है और आजकल सोशल मीडिया को हम भूल रहे हैं, जो हमारी पूरी स्मृति पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और उस स्मृति को नियंत्रित किया जा रहा है अलग अलग तरह के फेक वीडियोस बनाकर। तो सत्ता अक्सर ये काम करती है कि वो हमारी स्मृतियों पर नियंत्रित करती है, हमारे इतिहास पर नियंत्रित करती है, हमारे साझा प्रयासों पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है। और उसको चुनौती जो देगा, मुझे लगता है कि वो प्रेमचंद की तरह से ही हम कर सकते हैं कि लेखन करें। आंदोलनों का इतिहास हम जानते हैं, आंदोलनों पे क्या हश्र किया जाता है। किसान आंदोलन को हमने देखा, अभी कांग्रेस आंदोलन वालों की बात हुई है, उनको भी हमने देखा। तो लेखन भी एक तरीका हो सकता है, आंदोलन अपने आप में दूसरा तरीका है। और मुझे लगता है लेखन और आंदोलन दोनों जब जुड़ जाते हैं तो वो बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देकर अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करती हूँ कि दिल्ली में शाहीन बाग और उसके बाद बहुत सारी फसादात की बात हुई थी, फसाद हुए थे। हुआ क्या कि एक नाटक मंडली उन फसादों के बीच में जाकर बैठ गई और वहां पर वो फसाद, उन्होंने अपना नाटक करना शुरू कर दिया, गाना बजाना शुरू कर दिया और उसका परिणाम ये होगा कि जो दंगा हो रहा था वो कुछ समय के लिए टल गया। और जब कुछ समय के लिए टल जाता है तो जोश भी कुछ समय के जो चढ़ा होता है कि अपने बहुसंख्यकवाद का अहंकार जो हमारे भीतर होता है वो कहीं ना कहीं वो भी दब जाता है। तो जब लेखन यानी कला और उधर आंदोलन दोनों जब मिल जाएंगे तभी हम आगे जा सकते हैं। और प्रेमचंद हमें यही रास्ता दिखा रहे हैं। प्रेमचंद इस अर्थ में बड़े नहीं हैं कि उन्होंने इतनी महान रचनाएं की, पर उन रचनाओं ने आज भी हमें दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो रचनाएं आज भी हमारा सहारा बन रही हैं। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि लेखकों को भी थोड़ा अपने भीतर हम लोगों को झांकना चाहिए कि हम भी कभी कभी अपने स्वार्थों में किस तरह से सत्ता की तरफ झुक जाते हैं। और जब झुकना बंद कर देंगे, रीढ़ की हड्डी रहेगी, तो हम इन सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करेंगे।